हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की ज्योग्राफी से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसकी इजी समरी कराने वाला हूं विद नोट्स। आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी नोट्स की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है। और हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ चैप्टर को स्टार्ट करवाता हूं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी ये पूरा जो हमारा सिलेबस है, जो 12th में आपको पढ़ना है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी ही पढ़नी है। आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी 11th क्लास में। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप ज्यादातर वो चीजें पढ़ोगे जो इंसानों द्वारा की गई हैं, ह्यूमंस ने बनाया है जो भी, ठीक है। ज्यादातर चीजें हम वही पढ़ेंगे। और ये फिजिकल ज्योग्राफी से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो ज्यादा फोकस करती है नेचुरल एनवायरनमेंट पे। और यहाँ पे जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये ज्यादातर फोकस करेगी ह्यूमन एनवायरनमेंट और उसकी ह्यूमंस की एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं आपको बताता हूं कि डेफिनेशन क्या है, आखिरकार ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो देखो, दो यहां पर स्कॉलर्स हैं, इन दो का तो आप जरूर याद रखना कि इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है। तो सबसे पहले रेडजेल नाम से जो स्कॉलर हैं, ये एक जियोग्राफर हैं। ये कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। यानी कि ह्यूमन और अर्थ के बीच का कुछ ये रिलेशनशिप है, उसी को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ये रेडजेल बताते हैं। वहीं एलन सी सैंपल एक और जियोग्राफर हैं, ये बताती हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक चेंजिंग रिलेशनशिप है बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यानी कि जो ऐसा इंसान जो कुछ ना कुछ करे जा रहा है, और अनस्टेबल अर्थ यानी कि वही पृथ्वी और इंसान, ह्यूमन और अर्थ के बीच का ये कुछ ऐसा चेंजिंग रिलेशनशिप है जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये दो डेफिनेशंस आप जरूर याद रखना। अब मैं आपको बताता हूं नेचर कैसा है ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो देखिए, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप अगर यहां पर देखोगे कि एक तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। यानी कि इंसानों के बीच और फिजिकल एनवायरनमेंट जो है हमारा, उसके बीच का ये इंटर कनेक्शन, इंटर रिलेशनशिप है, जो कि हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और आप अगर देखोगे, हाउस, विलेज, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, पार्क, आइटम ऑफ डेली यूज और जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो ह्यूमंस बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। यानी कि इंसान ये सब चीजें जब भी बना सकता है जब नेचर उसका साथ देगा। अगर नेचर का सपोर्ट ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से हम दोनों के बीच का ये इंटर रिलेशनशिप है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब मैं आपको जैसे कि बताता हूं, टेबल है, ब्रिज है, फैन है, हाउस है, कार है, पेंसिल है, ये सब इंसान बनाता है। लेकिन बनाता कैसे? मान लो कार के अंदर जो मेटल यूज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें नेचर से ही मिले होंगे, नेचुरल होंगे। हम घर बनाने के लिए ईंटें यूज कर रहे हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है वो हमें नेचर से मिला होगा। तो कहीं ना कहीं नेचर ही हमें आगे बढ़ा सकता है। नेचर नहीं है तो ह्यूमन कुछ नहीं है, ह्यूमन नहीं है तो नेचर का कुछ नहीं है। तो दोनों का कनेक्शन है। अब मैं आपको यहाँ पे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में कुछ पढ़ाऊंगा, यानी कि किस तरीके से पहले क्या था और आज की डेट में क्या हो रहा है। तो देखो, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को आप जब पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि टेक्नोलॉजी जब आती है, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर पाते हो। जैसे हमारा आदि मानव था, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो इतना इंटरेक्शन नहीं कर पाता था एनवायरनमेंट के साथ में। लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है तो ही हम इंटरेक्शन कर पाते हैं। और टेक्नोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक्स जो होती हैं उसी से ही हम बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आपके पास नॉलेज अच्छी है, तो इसी से पता चलता है कि आपका कल्चरल डेवलपमेंट अच्छा खासा हो चुका है। अब अगर हम आदि मानव की बात करते हैं तो उसका जो है कल्चरल डेवलपमेंट का लेवल इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से वो ज्यादा चीजें नहीं बना सकते थे। अब यहां पर हम ये देखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, जब ये डेवलप होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैन बी डेवलप्ड आफ्टर डेवलपिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। अगर आपको टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है तो पहले आपको नेचुरल लॉज को समझना पड़ता है, नेचर का नियम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंसानों ने फ्रिक्शन कर करके क्या करा, हीट पैदा करी और उसके बाद फायर बना, ठीक है। फायर का जो है इन्वेंशन ऐसे ही हुआ था, दो पत्थर को घिसता था इंसान और फ्रिक्शन करता था,
ये नेचुरल लॉज हैं कि आप अगर फ्रिक्शन करोगे ऐसे पत्थरों में तो हीट बनेगी, हीट बनेगी तो फायर आएगी, फायर आई तो उसके बाद हमने कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, खाने को पकाना शुरू कर दिया, हमने सर्दियों से बचने के लिए यूज करना शुरू कर दिया आग को। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, डीएनए और जेनेटिक्स की स्टडी जब हमने करनी स्टार्ट करी तो हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में तो ऐसे ही पता चल गया। कई बीमारियां होती हैं जो हमें जेनेटिकली होती हैं, कई बीमारियां होती हैं जो हमारे डीएनए से हमें पता चल जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पे डीएनए के बारे में हमने समझा तो बहुत सारी मेडिसिन हमने बना ली, बहुत सारी डिजीजेस को क्योर कर लिया। और एरोडायनेमिक्स यानी कि हमने जो हवा की जो स्पीड होती है उसके नियम को समझा कि क्या लॉज होते हैं। यानी कि पहले इंसान को नहीं पता था कि कोई चीज को अगर तेज भगाना है तो वो कैसे होगा, लेकिन जब आप एरोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि अगर आगे से शेप इस तरीके से होगी जैसे एयरप्लेन की होती है तो वो चीज और तेजी से आगे जाएगी। ठीक है, इसी वजह से आप देखोगे ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक होती हैं या फिर जो एरोप्लेन होता है वो आगे से कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, शार्प होता है, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, तेजी से वो आगे बढ़ता है। तो ये हमने कैसे पता करा, एरोडायनेमिक्स के नियम्स को पढ़ के। और यहाँ पे अब मैं बताता हूं अप्रोचेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसकी 3 अप्रोचेस होती हैं जो कि मतलब हर बारी लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली अप्रोच है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब है ये उस टाइम के ह्यूमंस की बात करते हैं जब ह्यूमन अपने प्राइमेटिव स्टेज में था, बहुत ज्यादा आदि मानव टाइप से था और वो नेचर से डरता था, पूरी तरीके से नेचुरल इंसान था, कुछ भी वो खुद से नहीं करता था, ठीक है, और पूरा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था नेचर के साथ में, और मदर नेचर मानता था, वो नेचर की वर्शिप करता था जो इंसान था पुराने समय में। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का लेवल बहुत कम था, ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत कम था, प्राइमेटिव स्टेज में था इंसान अपनी। अब इसके बाद प्राइमेटिव स्टेज में क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा आदिमानव होता है ना, वो नेचर से डरता है, नेचर गुस्सा ना हो जाए, प्रकृति हमारी हमसे गुस्सा ना हो जाए, वो उसकी पूजा करता था, ठीक है, वर्शिप करता था। यही जो स्टेज थी ये नेचुरलाइज ह्यूमन था, इसी को हम कहते हैं आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा जब लेवल आता है तो वो होता है पॉसिबिलिज्म। ये है हमारे जैसे लोग जो मॉडर्न हो गए थोड़े थोड़े समय के बाद, जब टाइम बीता तो हमने एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, समझा, हमने नेचर के फोर्सेस को समझा, ग्रेजुअली हमें अपनी पावर के बारे में पता चला, हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट करा, हमने उनको डेवलप करना स्टार्ट करा। और जब एक बार हमने सीखा तो हमने नेचर को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया और हमने अपने फायदे के लिए कितने ज्यादा नुकसान करे हैं हमारी प्रकृति के साथ, वो आप सभी जानते हैं। जब इंसान को नॉलेज आई तो हमने बहुत सारी चीजें बनाई, हमने शीशा बनाया, बस बनाई, कार बनाई, टीवी बनाया, सनग्लासेस बनाए, घर बनाए अपने, ठीक है, पहले गुफाओं में रहता था इंसान, बारिश हो रही है तो छतरी बना ली, गर्मी हो रही है तो एसी बना लिया, कूलर बना लिया, सर्दी हो रही है तो हीटर बना लिया। ये पहले नहीं होता था, तो पहले जो नेचर होता था उसी के अकॉर्डिंगली इंसान रहना सीख जाता था। बट अब आज अगर नेचर में गर्मी आ रही है तो इंसान एसी चला दे रहा है भाई। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं अपना डेवलपमेंट कर लिया है। अब अगला जो यहाँ पे आता है वो है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप यानी कि रुको, गो यानी कि जाओ। अब ये किसने दिया है, ठीक है, ये इसको बताने वाले जो है उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर, जिनका फोटो आपके सामने है। ये एक मिडिल पाथ दिखाता है। हमने अभी तक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ा और पॉसिबिलिज्म पढ़ा, उसके बीच का रास्ता दिखाता है हमें स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ये कहता है कि भाई एक एग्जांपल से समझाया गया है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, रेड लाइट पे रुक जाओ, येलो जो ये जो होती है ऑरेंज जैसी, इस पे कहते हैं आप रेडी हो जाओ, ग्रीन पे कहते हैं आप जाओ। अब इसी तरीके से ये बताता है कि रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, और ये जो बीच वाली एम्बर लाइट होती है इसका मतलब होता है गेट सेट रेडी, और ग्रीन का मतलब होता है गो, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म मत करो, नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है। आप विदाउट हार्मिंग अपनी नीड्स को फुलफिल करो, कोई भी नुकसान मत करो आप अपने नेचर में, और थोड़ा थोड़ा अपना भी फायदा करो, थोड़ा अपने नेचर का भी ध्यान रखो, और इसी तरीके से आप अपना डेवलपमेंट करो। सो ये यहाँ से मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो अप्रोचेस में से आता है, और एक ये टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन जरूर आता है, आप इसको जरूर पढ़ना। एक लास्ट टॉपिक में अब आपको पढ़ाने वाला हूं, मेन चीजें कवर कर रहा हूं मैं आपकी, ठीक है, समरी है तो मेन चीजें कवर होंगी। सो यहाँ पे फील्ड बताता हूं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की कितनी होती हैं। सबसे पहले होता है सोशल ज्योग्राफी, फिर आता है अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। आप इस पूरी बुक के अंदर ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो,
ठीक है। आप इसके अंदर रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ोगे, आप यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ोगे, इंडस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ोगे, मार्केटिंग, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है ना, ये इसी बारे में है जो आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो ये फील्ड होती है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा रिसोर्सेज के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप नदी पहाड़ के बारे में नहीं पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे इंडस्ट्रीज के बारे में, ट्रेड के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। यही हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स होते हैं। सो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, आप कमेंट में फीडबैक जरूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।